नमस्कार एंड वेलकम टू स्टडी आईक्यू माय डियर फ्रेंड्स। मैं हूं प्रशांत मावानी। आई होप यू ऑल आर डूइंग गुड। आज 2 दिसंबर 2020 है। अगर आप यूपीएससी प्रीलिम्स 2021 की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो स्टडी आईक्यू लेकर आया है एक टेस्ट सीरीज। इस टेस्ट सीरीज में आपको 40 टेस्ट्स मिलेगी। फिलहाल फ्लैट 50% डिस्काउंट भी अवेलेबल हैं। सारी इंफॉर्मेशन आपको हमारी वेबसाइट testiq.in के ऊपर से मिल जाएगी। आज के लेक्चर की पीडीएफ को डाउनलोड करना चाहते हैं? चेक आउट माय टेलीग्राम चैनल। यू कैन फॉलो मी ऑन फेसबुक एज वेल। फ्रेंड्स, अगर आज का वीडियो आपको पसंद आता है तो प्लीज़ हिट द लाइक बटन। इस लेक्चर की पीडीएफ को दूसरे स्टूडेंट्स के साथ शेयर ज़रूर करें और हमारी चैनल स्टडी आईक्यू एजुकेशन को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आज का पहला टॉपिक जो है ये डिसेबिलिटी और जो डिसेबल लोग हैं उनके अधिकारों के साथ जुड़ी हुई बात है। एक व्यक्ति हैं जो पिछले कई दिनों से न्यूज़ में है। इनका नाम है फादर स्टैन स्वामी। ये फादर स्वामी जो हैं इनकी एज है 83 इयर्स। उनको पार्किंसन नाम का जो डिजीज़ है वो उनके मरीज़ हैं, पार्किंसन के बीमारी के मरीज़ हैं और फिलहाल ये जेल में हैं। अब जेल में क्यों है? क्योंकि 2018 में भीमा कोरेगांव वायलेंस हुआ और नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी ने ये बताया कि ये जो फादर स्वामी हैं उन्होंने एक बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल प्ले किया था इस भीमा कोरेगांव वायलेंस में। तो उनके ऊपर यूएपीए यानी कि अनलॉफुल एक्टिविटीज़ प्रिवेंशन एक्ट 1967 की कलम लगाई गई है और उनको सलाखों के पीछे रखा गया है। नाउ द थिंग इज, ये जो व्यक्ति हैं ये 83 ईयर ओल्ड हैं और पार्किंसन की बीमारी है उनको। उन्होंने एक अपील फाइल की कि उनको चाहिए सिपर एंड स्ट्रॉ ताकि वो खाना पीना और ये सारी चीज़ें जो हैं वो खा सकें। तो एनआईए ने ये डिसीजन लेने में कुछ वक्त लगा दिया। फिर कोर्ट के पास जब मैटर पहुंचा तो कोर्ट ने एनआईए ने यह बताया कि हमारे पास सिपर एंड स्ट्रॉ नहीं है। सिपर एंड स्ट्रॉ यानी कि जो स्ट्रॉ हैं बेसिक खाने के लिए कोई बीमार व्यक्ति हैं उसको, अगर किसी को पार्किंसन है तो आपको पता होगा कि धीरे धीरे आपकी बहुत सारी क्षमताएं जो हैं वो ख़त्म हो जाती हैं। तो एक व्यक्ति जो 83 इयर्स ओल्ड हैं, जो सलाखों के पीछे हैं और एक बीमार व्यक्ति हैं, डिसेबल हैं, और उनको जो बेसिक खाने पीने की चीज़ों के लिए जो भी चाहिए ये चीज़ भी देने के लिए कोर्ट में जाना पड़ता है। लेट मी टेल यू वन मोर थिंग, ये भीमा कोरेगांव वायलेंस जो भी है कोर्ट उसको देखेगी, राइट? हमारी जुडिशियल सिस्टम भीमा कोरेगांव वायलेंस में कौन दोषी है कौन नहीं है ये तय करने का काम मेरा और आपका नहीं है। उसके लिए हमारे पास कोर्ट्स हैं, केस चल रहा है, वहाँ पर ये सारे प्रॉब्लम्स जो हैं वो सॉर्ट आउट हो जाएंगे। आज का हमारा मेन फोकस जो है वो ना तो ये फादर स्वामी जो हैं वो तो एक एग्जाम्पल हैं। ऐसे तो बहुत सारे डिसेबल्ड लोग हैं जो सलाखों के पीछे होते हैं, उनको बेसिक चीज़ें भी नहीं मिलती हैं। महिलाओं के प्रिजन में भी यही सिचुएशन है। उनको बहुत सारी जो प्राइवेसी चाहिए ये सारी चीज़ें वहाँ पर है ही नहीं, क्योंकि एक व्यक्ति जो जेल में है हम इतने क्रूर बन जाते हैं उस व्यक्ति के प्रति कि किसी भी सर्कमस्टेंसेस में अगर किसी व्यक्ति ने कोई चोरी की, फॉर एग्जांपल, ऑफ कोर्स हम मर्डर और ये सारी चीज़ों को जस्टिफाई नहीं कर सकते, लेकिन लेट्स से किसी ने चोरी की, राइट, किसी ने खाने पीने की या फिर व्हाटएवर कुछ भी मजबूरी में आकर उस व्यक्ति ने या फिर कोई भी क्राइम किया, राइट। कुछ क्राइम ऐसे होते हैं जिनके बारे में जब हम सुनते हैं तब भी हमारे दिमाग में, दिल में गुस्सा आता है, राइट, और ये सेंटिमेंट्स जो हैं वो हम समझ सकते हैं। लेकिन एक बार वो सलाखों के पीछे हैं तो जेल का मतलब सिर्फ पनिशमेंट नहीं है। जेल का मतलब ये भी है कि वहाँ पर जो व्यक्ति जब उसको रखा जाएगा तो ये एक्सपेक्ट किया जाएगा कि उस व्यक्ति के अंदर एक 180 डिग्री का टर्न आए। अगर कोई ऐसा क्रिमिनल है, राइट, कोई ऐसा चोर है, बदमाश है, व्हाटएवर, तो अगर उसको जेल के 10 साल की सज़ा हुई तो 10 साल के बाद जब वो बाहर निकलेगा तो उसने अपनी सज़ा काट दी। नाउ ही इज़ ए क्लीन पर्सन, ही और शी जो भी है वो अब एक आज़ाद नागरिक हैं। तो
अगर जैसा वो व्यक्ति गया था वैसा ही व्यक्ति या फिर उससे भी खूंखार बनकर अगर वो जेल के बाहर निकलेगा तो समाज का क्या भला होगा? तो जेल का जो मेन पर्पस है वो क्या फुलफिल हुआ? द आंसर इज नो। हमारे देश में प्रिजन जो हैं, जेल्स जो हैं, वो ऑलरेडी ओवर क्राउडेड हैं और अंडर फंडेड हैं। अगर हम इंटरनेशनल लॉज को देखें, डोमेस्टिक लॉज को देखें, तो जो डिसेबल्ड प्रिजनर्स हैं उनके लिए कुछ खास अधिकार दिए गए हैं। यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन ऑन द राइट्स ऑफ पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज, CRPD, और ये जो CRPD है इसमें इंडिया ने भी साइन की है। वी आर सिग्नेटरी, हमने इसको साइन किया है। The obligation encompasses the provision of auxiliary aids relevant to disability to secure inherent dignity of the prisoner, to enable them to live independently and participate in all aspects of their daily lives. Auxiliary aids यानी कि अगर कोई ऐसा व्यक्ति है जो चल नहीं पाता है तो उसको व्हील चेयर प्रोवाइड करना, उसके लिए उस प्रकार का टॉयलेट होना चाहिए, राइट, शावर और ये सारी चीज़ों की फैसिलिटीज़, ये सारी इंटरनेशनल लेवल की बातें जो होती हैं उसमें भारत साइन भी कर देता है। लेकिन डोमेस्टिक लेवल पर अगर आप देखें तो ऐसी कोई भी चीज़ आपको देखने को नहीं मिलेगी। फिर एक नेल्सन मांडेला रूल है, नेल्सन मांडेला रूल्स टू बी प्रिसाइज। UNGA, यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली ने इस रेजोल्यूशन को 2015 में अप्रूवल दिया, और इसमें अगर कोई व्यक्ति फिज़िकल, मेंटल या फिर कोई दूसरी अगर उनकी डिसेबिलिटीज़ हैं तो उनको पूरी फैसिलिटीज़ मिले, ताकि वो एक इक्विटेबल बेसिस, उनको एक सारे मौके मिले कि वो एक ह्यूमन बीइंग की तरह एक जीवन जो है वो जेल में जी सकें। इनफैक्ट हमारे देश में आर्टिकल 14 और आर्टिकल 21 भी है जो डिसेबिलिटीज़ के बारे में और उनके स्पेसिफिक नीड्स के बारे में बात करते हैं। फिर हमारे देश में द राइट्स ऑफ पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज़ एक्ट 2016 है। तो इतने सारे नेशनल इंटरनेशनल लेवल के रूल्स हैं, रेगुलेशंस हैं, लेकिन रियलिटी क्या है? रियलिटी यही है कि हम बहुत सारे ऐसे अंडर ट्रायल्स भी हैं। देखिए, अंडर ट्रायल्स जो हैं उनके ऊपर आज भी गुनाह साबित नहीं हुआ है। कोर्ट जब कहेगी कि यस आप आप एक क्रिमिनल हैं, तब जाकर आप क्रिमिनल, आप गिल्टी हैं तब गिल्टी हैं, तब तक आप इनोसेंट हैं, जब तक यू आर नॉट प्रूवन गिल्टी। कई बार हिंदी फिल्मों में भी आपने ये सुना होगा कि जब तक कोई गुनाह जो है वो साबित नहीं हो जाता तब तक वो व्यक्ति जो है वो उसको एक इनोसेंट के तौर पर देखा जाएगा। लेकिन क्या रियलिटी ये है? नहीं। आपका नाम भी किसी चीज़ के साथ एक बार जुड़ जाए तो समाज जो है वो तभी से आपका बहिष्कार करने की शुरुआत कर देता है। एक बहुत ही इम्पोर्टेंट मुझे लाइन यहाँ पर पढ़ने को मिली, और होपफुली आप में से बहुत सारे स्टूडेंट्स जो हैं वो सिविल सर्वेंट्स बनेंगे, किसी ना किसी गवर्नमेंट जॉब का पार्ट बनेंगे, या फिर आप कोई कंपनी खोलेंगे, आप किसी कंपनी में काम करेंगे, वट एवर इट इज़, राइट। मेक श्योर कि आप हमेशा एक चीज़ प्रैक्टिस करें, एंड दैट इज़ कंपैशन। कंपैशन का मतलब यहाँ पर यही है कि दूसरों के ऊपर क्या बीतती होगी। अगर किसी व्यक्ति ने कोई भी क्राइम किया है तो उसको सज़ा हुई, अब वो जेल के पीछे है, तो उसके बारे में हमें ये सोचना चाहिए, क्योंकि वो व्यक्ति आपसे इन्फीरियर है, उनकी थिंकिंग आपसे इन्फीरियर है, राइट। उसने कुछ ऐसी चीज़ें की कि कुछ व्हाटएवर प्रेशर में आकर, बैड कंपनी में आकर उसने जो भी गलत काम किया, लेकिन एज ए सेंसिबल ह्यूमन बीइंग, एज ए सेंसिबल सोसाइटी, हमें ये भी मेक श्योर करना चाहिए कि उस व्यक्ति में सुधार आए। ऑफकोर्स उसको जेल की सज़ा तो काटनी ही पड़ेगी, राइट, वरना अगर आप लॉ नहीं रखेंगे, अगर कोई पनिशमेंट नहीं होगी तो फिर एनार्की हो जाएगी, फिर जो सेंसिबल लोग हैं उनके लिए ही जीना जो है वो मुश्किल हो जाएगा। लेकिन जो भी एक बार जेल के पीछे हैं 5 साल के लिए, 1 साल के लिए, वट एवर टाइम इट इज़, राइट, उनकी प्रॉपर ट्रेनिंग हो वहाँ पर, राइट, अच्छी तरीके से उनको ट्रेन किया जाए। और ये सारी चीज़ें आप में से बहुत सारे स्टूडेंट्स को लग रही होगी कि ये तो गांधीवादी विचार हैं और ये आज के ज़माने में थोड़ी काम करते हैं। आई एम श्योर आप में से कुछ स्टूडेंट्स इसके ऐसे सोच रहे होंगे। आप देखिए दुनिया के सबसे सक्सेसफुल केसेस, गुजरात में वडोदरा जो है वहाँ पर एक DYSP ने, आई थिंक ही वाज DYSP, आई एम नॉट श्योर अबाउट द रैंक, लेकिन ही वाज द फर्स्ट पर्सन। उन्होंने जहाँ तक मेरी नॉलेज है उन्होंने जेल में विपस्यना की शुरुआत की और इतना ज़बरदस्त बदलाव आया सभी कैदियों में,
राइट, ज़बरदस्त बदलाव। उसके बाद यही चीज़ जो है वो किरण बेदी ने कहीं पर उनको पता चला और उन्होंने फिर तिहाड़ जेल में विपस्यना कैंप्स की शुरुआत की और फिर एक ज़बरदस्त बदलाव देखने को मिला। तो ये जो सॉफ्ट चीज़ें हैं, एक व्यक्ति मर्डर, एक व्यक्ति चोरी, ये सारी चीज़ें क्यों करता है? उनके पास वो सॉफ्ट स्किल्स नहीं है, ये है उसका रूट कॉज। तो कंपैशन जो है वो एक सोसाइटी को डिस्प्ले करनी चाहिए एज वेल एज गवर्नमेंट को। और यहाँ पर एक जस्ट मर्सी, ए स्टोरी ऑफ जस्टिस एंड रिडेम्पशन, ब्रायन स्टीवनसन का जो एक कोट है आप कह सकते हैं, या फिर उनके जो विचार हैं, उनके मेमोयर में उन्होंने लिखा है कि एक समाज को अगर आपको नापना है तो वो समाज जो पावरफुल लोग हैं, जो पैसे वाले लोग हैं, जो रिस्पेक्टेड लोग हैं, उनके साथ किस प्रकार की ट्रीटमेंट कर रहा है, उससे आप समाज को नहीं नाप सकते। अगर आपको किसी सोसाइटी के कैरेक्टर के बारे में जानना है तो देखिए कि जो गरीब हैं, जो डिसफेवर्ड हैं, जिनके ऊपर इल्ज़ाम हैं, जो जेल के पीछे हैं, ऐसे लोगों के साथ किस प्रकार का व्यवहार किया जाता है, उससे आपको पता चलेगा कि वो समाज जो है, वो सोसाइटी जो है, वो किस लेवल की है। सोचिएगा इसके बारे में डियर फ्रेंड्स। ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट ऐसे के लिए भी टॉपिक हो सकता है, इंटरव्यू में भी आज की डिस्कशन आपको काम आ सकती है, मेंस आंसर राइटिंग में भी आप कुछ पॉइंट्स जो हैं इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। और ओवरऑल आपको आई थिंक जीवन में भी ये कुछ डिस्कशन हमने जो की वो कहीं ना कहीं काम आ सकती हैं। रीजनल प्रायोरिटीज़, दिस वन इज़ अबाउट शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन, SCO। तो SCO में कितने देश हैं आपकी स्क्रीन के ऊपर लिखा हुआ है, लेकिन मैं चाहता हूं कि सारे के सारे देशों के नाम जो हैं वो आप कमेंट सेक्शन में प्रोवाइड करें। तो ये है आज का आपका क्वेश्चन, शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन के मेंबर देशों का नाम कमेंट सेक्शन में लिखिए। अब इंडिया जो है वो SCO का पार्ट बन गया है और 3 साल हो गए, राइट। इंडिया और पाकिस्तान एक साथ SCO के मेंबर बने थे और 3 सालों में ये जब से हम मेंबर हुए हैं तब से पहली बार ऐसा हुआ है कि हमने SCO हेड्स ऑफ गवर्नमेंट की मीटिंग जो है इसको होस्ट किया। अब ये जो मीटिंग है ये कोविड-19 के ऊपर तो बातचीत चली, सोशियो इकोनॉमिकल, फाइनेंशियल और दूसरी चीज़ों के ऊपर भी प्रायोरिटीज़ के बारे में बात हुई। लेकिन ये जो SCO हैं इसमें प्रधानमंत्री साहब और दूसरे भी देशों के कुछ इम्पोर्टेंट लीडर्स ने पार्ट नहीं लिया, प्रोटोकॉल के इश्यूज थे। तो हमारी तरफ से वाइस प्रेसिडेंट वेंकैया नायडू साहब ने भारत को रिप्रेजेंट किया। उन्होंने पाकिस्तान का नाम तो नहीं लिया, लेकिन उन्होंने बताया, SCO में ये बताया कि क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म, ऑफ कोर्स जब भी क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म की बात आती है तो पाकिस्तान के बारे में ही बात हो रही है, हर किसी को पता है। उन्होंने बहुत ही स्ट्रॉन्ग ऑब्जर्वेशन किया कि ये जो क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म है ये आज के ज़माने का इस रीजन में सबसे बड़ा चैलेंज है, सबसे बड़ा चैलेंज उन्होंने बताया। इसके अलावा उन्होंने दूसरी भी SCO के साथ जुड़ी हुई बातचीत की ना। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग है, इसके प्रश्न ये हैं कि क्या SCO फेलियर है या फिर SCO जो है वो एक सक्सेसफुल ऑर्गेनाइजेशन है। किसी भी ऑर्गेनाइजेशन, इस प्रकार के जो ग्रुप्स होते हैं, मल्टीलैटरल ग्रुप्स, उसके कुछ पॉजिटिव और कुछ नेगेटिव पॉइंट्स होते रहते हैं। नेगेटिव या फिर पॉजिटिव पॉइंट्स की बात करें फॉर एग्जांपल, तो SCO जो है वो एक ऐसा ग्रुप है जिसमें आपको फिलहाल 3 ऐसे देश देखने को मिलते हैं कि इंडिया, पाकिस्तान और चाइना। एज यू नो कि इंडिया और पाकिस्तान के रिलेशनशिप, इंडिया और चाइना के रिलेशनशिप कैसे हैं, लेकिन फिर भी हम एक पर्टिकुलर ग्रुप के पार्ट हैं और ये ग्रुप जो है वो एंटी टेररिज्म स्ट्रक्चर के बारे में बात कर रहा है। इसको कई बार एशिया का NATO भी कहा जाता है। India also marked its differences with China over the BRI by not joining other SCO members in paragraph endorsing the BRI, that is Belt and Road Initiative। भारत ने बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव की जब बात आई तो भारत ने अपने आप को अलग कर दिया। भारत ने कहा कि भारत ने क्लियरली बता दिया कि हम ये BRI जो है, बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव, इसको बिल्कुल सपोर्ट नहीं करते हैं। तो ये जो पैराग्राफ आया तब भारत जो है वो अलग हो गया। तो भारत ने इस प्लेटफॉर्म का काफ़ी अच्छा डायरेक्ट इनडायरेक्ट सारा अच्छा उपयोग किया। पाकिस्तान को के बारे में भी हमने इनडायरेक्टली बता दिया। BRI की बात आई तब भी वहाँ से हम निकल गए, दूर हो गए। तो अपना स्टैंड जो है वो हमने अच्छी तरीके से रखा है। दूसरी जो चीज़ है SCO के सक्सेस पॉइंट ऑफ व्यू की बात करें तो भारत के लिए SCO इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि सेंट्रल एशियन कंट्रीज़ जो हैं,
जिसमें तजाकिस्तान, कज़ाकिस्तान, किर्गिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, ये सारे देश जो हैं, इन देशों के साथ भारत के ट्रेड और स्ट्रेटेजिक टाइज जो हैं वो काफ़ी इम्प्रूव हुए हैं। और एससीओ के पार्ट बनने के बाद हम इन सारे देशों के साथ मिलकर मिलिट्री एक्सरसाइज करते हैं, तो ये सारी चीज़ें जो हैं वो एक दूसरे को ज़्यादा मिलने के मौके मिलते हैं। तो इसकी वजह से भी ये सेंट्रल एशिया और इंडिया के बीच में एक नज़दीकी जो है वो बड़ी है। दूसरी जो चीज़ है वो ये है कि एससीओ भले ही बड़े प्रॉब्लम सॉल्व ना करें, लेकिन मैं याद दिलाना चाहूँगा कि एससीओ में जो लास्ट मीटिंग्स हुई थी, तो राजनाथ सिंह साहब ने और एस जयशंकर साहब ने अपने जो काउंटर पार्ट्स हैं, चाइना के डिफेंस मिनिस्टर और चाइना के फॉरेन मिनिस्टर के साथ मुलाकात जो है वो एससीओ मीटिंग के टाइम पर ही हमारे ये इम्पोर्टेंट लीडर्स उनको मिले थे। तो इस प्रकार से अगर देखें तो एससीओ की यूटिलिटी ये रही है। मूविंग ऑन टू नेक्स्ट आइटम, दिस वन इज अबाउट स्लो प्रोग्रेस। ये कोरोना वायरस के ऊपर है। ये इनफैक्ट इट्स मोर अबाउट इन्वेस्टिगेशन कि कोरोना वायरस जो है उसका मेन सोर्स कहाँ है, ये आज भी हमें नहीं पता। मर्स की बात करें, सार्स की बात करें, तो मर्स में तो कुछ ही दिनों में पता चल गया था, फिर सार्स की बात करें तो कुछ 1 साल जितना वक्त लगा, और अब ये जो नोवेल कोरोना वायरस है 11 महीने हो चुके हैं और आज भी हमें नहीं पता है कि एग्जैक्टली इसका फर्स्ट केस जो है या फिर इसका जन्म जो है वो कहाँ पर हुआ। ये जानना क्यों ज़रूरी है? क्या किसी देश के ऊपर इल्ज़ाम डालने के लिए जानना ज़रूरी है? नो, ये जानना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि जब हमें पता चलेगा कि इसके नेचुरल रिजर्वॉयर्स कौन है, इंटरमीडिएट होस्ट्स कौन है, राइट, तो इस डिज़ीज़ के प्रिवेंशन में एक ब्रेक थ्रू हमें मिलेगा और फ्यूचर में भी ऐसे कोई डिजीज़ हैं तो उनको रोकने में ये सारी नॉलेज जो है वो हमें बहुत काम आ सकती है। द ग्लोबल हेल्थ बॉडी इज़ स्टिल डिटरमाइंड टू फाइंड द वायरस ओरिजिन। WHO है वो आज भी डिटरमाइंड है टू फाइंड वायरस का ओरिजिन कहाँ पर है उसको ढूंढने के लिए, लेकिन जो जिस प्रकार से इन्वेस्टिगेशन हो रही है उससे तो यही लगता है कि और ज़्यादा एफर्ट्स डालने की आवश्यकता है। WHO के 2 मेंबर की टीम जो है वो वुहान विज़िट नहीं कर पाई। चाइना ने काफ़ी रेजिस्ट किया। इनफैक्ट मुझे ये भी काफ़ी सरप्राइजिंग लगता है कि जब ऑस्ट्रेलिया ने ये डिमांड की कि इसकी ये कोरोना वायरस जो है इसकी हिस्ट्री क्या है या फिर इसका ओरिजिनेशन पॉइंट क्या है, इसके बारे में हमें इन्वेस्टिगेशन करना चाहिए, तब चाइना ने बहुत ही स्ट्रांगली इसका विरोध किया। The WHO's 2-member team did not visit Wuhan, the epicenter of the outbreak. The reluctance has only increased after mounting international air over its reporting the outbreak and the huge economic cost of the pandemic globally. चाइना ने स्टार्टिंग के टाइम पर तो किसी को बताया भी नहीं था, अपने आप ही किसी को बताया नहीं, वहाँ पर ये इश्यू होता रहा, लोग ट्रैवलिंग करते रहे, बहुत सारे अफेक्टेड लोग जो हैं वो एक जगह से एक देश से दूसरे देश जाते रहे, ये सारी चीज़ें हुई। और तब जब पता चला कि ये कोई वायरस है, लोग बीमार पड़ रहे हैं और इसका इकोनॉमिक कॉस्ट होगा, ये सारी चीज़ें, तब जाकर चाइना ने ये सारी इन्फॉर्मेशन WHO और दुनिया के साथ शेयर की। दूसरी एक चीज़ जो आज हमें ये कोरोना वायरस से सीखनी चाहिए वो ये है कि WHO के पास पावर्स नहीं है। WHO आपको एडवाइस दे पाएगा, वो आप उनके पास ऐसे कोई पावर्स नहीं है कि वो किसी देश को कुछ मेजर्स उठाने के लिए फोर्स कर सकें। तो इसके बारे में भी सोचना चाहिए हमें कि पर्टिकुलरली ऐसे पेंडेमिक और ऐसे डिजीज़ेस जो पेंडेमिक हो सकते हैं, ऐसे डिजीज़ेस के जब भी ऐसे डिजीज़ेस की बात आती है तब तो एटलीस्ट इतने पावर्स तो WHO के पास होने चाहिए कि वो किसी देश में लॉकडाउन इन द सेंस कि किसी देश के ऊपर कुछ डिसीजंस जो हैं वो सुना सके कि भाई अगर लेट्स से कि कोविड-20 ऐसे या कोविड-2022 ऐसी कोई चीज़ अगर उनको नज़र आती है तो उसी टाइम पर वो पूरा रीजन है उस सरकार को आदेश दे दे कि उस रीजन में इन एंड आउट बंद किया जाए ताकि पूरी दुनिया इसकी चपेट में ना आ जाए। स्ट्रॉन्ग एविडेंस यही दिखाता है कि ये बैट्स जो हैं, चमगादड़ में इसका ओरिजिनेशन हुआ और प्रोबेबली ये दूसरे इंटरमीडिएट स्पीसीज़ के माध्यम से लोगों में स्प्रेड हुआ है, लेकिन इसके ऊपर और रिसर्च की आवश्यकता है। विनर्स हु डिसअपॉइंट, बहुत सारे ऐसे नोबेल पुरस्कार विजेता हैं जिनको नोबेल पुरस्कार तो मिला लेकिन उनकी हरकतें या फिर उनके डिसीजंस जो हैं वो नोबेल के बिल्कुल विरोध में हैं।
फॉर एग्जांपल एबी अहमद इथोपिया के प्राइम मिनिस्टर हैं। इथोपिया के कैपिटल का नाम क्या है? स्टिक योर आंसर इन द कमेंट सेक्शन। 2019 में इनको पीस प्राइज मिला और अभी उनका डिसीजन ये है कि वो एक मिलिट्री ऑफेंसिव लॉन्च करेंगे। नंबर 2 या फिर सेकंड एग्जांपल हैं जॉन मैनुअल सैंतोस, कोलंबिया के प्रेसिडेंट। 2016 में इनको भी सिविल वॉर जो है उसको ख़त्म करने के लिए FARC, ये जो रेवोल्यूशनरी आर्म्ड फोर्सेस ऑफ कोलंबिया है, गुरिल्लास, तो जो सिविल वॉर चल रहा था तो उसको बंद करवाया उन्होंने, तो उनको मिला पीस प्राइज इन 2016। लेकिन पीस मेकर की इमेज के बावजूद भी वहाँ की पैरामिलिट्री जो है वो ह्यूमन राइट्स वायोलेशन करती रही। बाराक ओबामा वैसे देखा जाए तो बहुत ही अच्छे लीडर, लेकिन उनको भी नोबेल पुरस्कार मिला 2009 में, और बाद में आप देखिए कि और ज़्यादा अमेरिकन ट्रूप्स को उन्होंने अफ़गानिस्तान में भेजा। 2011 में लिबिया की हालत क्या कर दी। तो ये सारे ऐसे लोग हैं। इसके अलावा भी एक एशिया के लीडर हैं ऑंग सान सू की, नोबेल पुरस्कार मिला उनको 1991 में। जब वो हाउस अरेस्ट पर थे तब उन्होंने हिम्मत दिखाई, मिलिट्री डिक्टेटरशिप के साथ उन्होंने अपने घुटने नहीं टेके। तो यही हिम्मत के ऊपर और डेमोक्रेसी का प्रमोशन और ये सारी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए उनको नोबेल पुरस्कार मिला जब वो जेल के बाहर निकले तब। लेकिन रोहिंग्यास का जो पूरा मैटर हुआ तो उसमें उन्होंने कहीं ना कहीं एक चुप्पी बरती। तो प्रश्न ये है कि क्या नोबेल कमेटी जो हैं उनके डिसीजंस सही ही होते हैं? क्या वो 100% एक्यूरेट होते हैं? द आंसर इज़ ऑफ कोर्स नो। तो इसका बेस्ट सॉल्यूशन यही है कि इनक्यूम्बेंट का मतलब ये होता है कि अगर कोई लीडर कितना भी अच्छा काम उस व्यक्ति ने क्यों ना किया हो, एक बार उनकी टर्म ख़त्म हो जाए उसके बाद आप उनको नोबेल पुरस्कार दे सकते हैं जब तक वो हैं पावर में। आज आपने उनको नोबेल पुरस्कार दिया और 2 साल के बाद उनके डिसीजंस ऐसे हुए, फॉर एग्जांपल हमने यही देखा बाराक ओबामा और एबी अहमद के केसेस में। तो एक बैलेंस्ड जजमेंट इस प्रकार का नोबेल कमेटी का होना चाहिए। लास्ट टॉपिक ऑफ द डे, ये टॉपिक आप जानते हैं इसके बारे में, आपको इसकी बेसिक नॉलेज भी अब पता चल गई है। मैंने आपको पूरा ये एक ट्रायंगल समझाया था। एक तरफ है इजराइल, ईरान और सऊदी अरेबिया। तो अभी कुछ दिनों पहले की बात है, मोहसिन फ़खरीज़ादे की हत्या हुई और मिस्टर ट्रंप ने ये ट्वीट किया कि ये जो व्यक्ति हैं इसका असैसिनेशन ये एक साइकोलॉजिकल और प्रोफेशनल ब्लो है ईरान के लिए। ईरान का जो न्यूक्लियर वेपन्स प्रोग्राम है उसके पिता माने जाते थे, फादर ऑफ ईरान्स न्यूक्लियर वेपन प्रोग्राम। अब प्रश्न ये है कि ये जो मर्डर हुआ है, असैसिनेशन हुआ है उनका, तो इसकी इम्पैक्ट ईरान और यूएसए के रिलेशनशिप के ऊपर कैसी होगी। डिफरेंस भी नो के मैक्सिमम प्रेशर की थियोरी को फॉलो करते थे डोनाल्ड ट्रंप, और जो बाइडन ने ये बताया कि वो JCPOA को फिर से मीन्स यूएसए को JCPOA का पार्ट बनाएंगे, सैंक्शंस लिफ्ट करेंगे अगर ईरान अपनी ये हरकतें बंद कर दे, ईरान जो अपना प्रोग्राम है उसको बंद कर दे, तो यूएसए भी स्टेप उठाने के लिए तैयार हैं। ईरान ने ये बताया कि अगर आप सैंक्शंस हटा देंगे तो हम चीज़ों को सॉर्ट आउट करने के लिए भी तैयार हैं। और मैंने आपको लास्ट डिस्कशन में बताया था कि कुछ भी क्यों ना हो, ये इजराइल के लिए तो एक विन विन सिचुएशन है। ईरान के लोग जो हैं वो इसका बदला चाहते हैं, वो एक मांग कर रहे हैं कि हमारे एक के बाद एक इम्पोर्टेंट लोगों को मारा जाता है तो सरकार इसका बदला ले। प्रेसिडेंट हसन रूहानी ने अनाउंस कर दिया है कि ये इजराइल की एक चाल है, अगर हम बदला लेंगे तो यूएसए हमारे खिलाफ आ जाएगा, और अगर हम बदला मीन्स एक वक्त आएगा जब हम इसका बदला लेंगे, लेकिन राइट टाइम पर। फिलहाल जोश में आकर होश खो देने की बात जो है वो मीन्स हमें नहीं करनी चाहिए, ऐसा हसन रूहानी का कहना है। ईरानियन रेवोल्यूशनरी गार्ड कोर जो हैं IRGC, ये एक इनका भी एक कंट्रोल जो है वो बहुत ही अच्छा है पूरे रीजन में, यमन में, सीरिया में, लेबनान, दूसरी जगहों पर IRGC जो हैं उनका एक अच्छा कंट्रोल, ये एक प्रकार की उनकी आर्मी है और
यू कैन से कि उनकी डिफेंस फोर्स, और हर जगह पर ऐसी एक्टिविटीज़ जो चल रही है तो उसमें उनका एक बहुत ही एक्टिव रोल माना जाता है और काफ़ी स्ट्रॉन्ग है इस रीजन में। तो अब ये डिसीजन मीन ज़्यादातर डिसीजंस जो हैं वो, जैसे पाकिस्तान में डीप स्टेट है, ऐसे ही ईरान में IRGC जो है उनका भी एक बहुत ही गहरा रोल है। तब देखते हैं कि आगे क्या होता है। ये जो अटैक हुआ है इसकी वजह से जो एक आशा की किरण हमें नज़र आ रही थी कि ईरान और USA के बीच में रिलेशनशिप इम्प्रूव होंगे, और ये भारत के लिए भी बहुत अच्छा है क्योंकि भारत चावल, फिर बासमती राइस फॉर एग्जांपल, और मेडिसिन और दूसरी ऐसी बहुत सारी चीज़ें भारत ईरान को एक्सपोर्ट करता था, और वहाँ से हम ऑयल ख़रीदते थे, और सिचुएशन ऐसे थी कि हम रुपीज़ में भी पे कर सकते थे, तो डॉलर का कोई इश्यू नहीं रहता था, क्रेडिट अच्छी मिलती थी। लेकिन मिस्टर ट्रंप के एरा में ये सारी चीज़ें जो हैं वो डिस्टर्ब हो गई। तो और चाबहार पोर्ट के माध्यम से सेंट्रल एशिया और दूसरे देशों तक पहुंचना, मॉस्को और मुंबई को कनेक्ट करने के लिए चाबहार पोर्ट एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। फिर चाबहार पोर्ट के माध्यम से हम अफ़गानिस्तान की मदद कर सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें जो हैं वो, ये सारे प्रोजेक्ट्स अच्छी तरीके से हो पाएंगे अगर USA और ईरान के रिलेशनशिप इम्प्रूव होते हैं, तो फिर इंडिया भी ईरान के साथ और ज़्यादा व्यापार और बिजनेस और ये सारी चीज़ें कर पाएगा। दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि दोनों देश, ईरान और USA, नेगोशिएशन टेबल पर आ जाए एज क्विकली एज पॉसिबल। दैट्स एवरीथिंग इन टुडेज डिस्कशन डियर फ्रेंड्स। एज यू कैन सी, ये जो किसानों का प्रोटेस्ट चल रहा है उसके साथ जुड़ी हुई 2 खबरें हैं। फिर जम्मू एंड कश्मीर में जो डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट काउंसिल के इलेक्शंस हैं उसका सेकंड फेज़ पीसफुली कंडक्ट हुआ और 48.62% जितने वोटर्स का टर्नआउट रहा। FPI इनफ्लोज इन अक्टूबर एंड नवंबर विटनेस सिग्निफिकेंट रिसर्जेंस, दैट इज़ अ गुड न्यूज़। कोविड-19 के आंकड़ों में भी एक ड्रॉप देखने को मिला है। फिर आज एक ODI यानी कि वनडे क्रिकेट भी है, वनडे इंटरनेशनल क्रिकेट। फिर साइक्लोनिक स्टॉर्म बुरेवी, ये केरला और तमिलनाडु को अफेक्ट कर सकता है। ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल इन एंटी शिप मोड सक्सेसफुली टेस्ट फायर्ड, इसकी टेक्निकल डिटेल्स आप पढ़ लीजिएगा। और चाइना के बारे में हमने ऑलरेडी बात कर ली है, तो देयर इज नो पॉइंट ऑफ रिपीटिंग इट हियर। और प्रेसिडेंट इलेक्ट जो बाइडन जो हैं, उन्होंने एक मीडिया टीम को अपॉइंट किया था, अब इकोनॉमिक पॉलिसी एडवाइजर्स को अपॉइंट करेंगे। दैट्स एवरीथिंग इन टुडेज डिस्कशन। अगर आप UPSC की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो एक डेडिकेटेड स्मार्ट कोर्स भी अवेलेबल हैं। 14 दिसंबर तक नो कॉस्ट EMI अवेलेबल हैं। ज़्यादा जानकारी के लिए डाउनलोड करें हमारा मोबाइल एप्लीकेशन। लेक्चर को दूसरे स्टूडेंट्स के साथ तो शेयर ज़रूर करें। I'll see you soon. Enjoy your studies. God bless you all. जय हिंद।